जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी KGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी संस्था के द्वारा, जिनके डायरेक्टर रोशन अंसर के द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा का एक फर्स्ट बैच लॉन्च किया गया था और एक सेकंड बैच लॉन्च किया गया था। उसी में दोस्तों बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक दिन आपका 30 क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। और सर के द्वारा दोस्तों बताया गया है कि यहाँ से यदि आप दोस्तों सही से लगाते हैं, यानी कि सभी दोस्तों याद करते हैं सभी क्वेश्चन, तो आपको दोस्तों 75 क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम एक पार्ट 1 किए हैं, जिसमें दोस्तों मास्टर क्लास था। 17 तारीख से पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ था सभी को अपलोड करते हैं। आज हम दोस्तों ये भी मास्टर वीडियो के तौर पर ही देखेंगे, जो कि 17/2/2025 से लेकर 22/2/2025 तक जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ दोस्तों, टोटल प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं और इसको दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 17/2/2025 को जो क्वेश्चन हुआ है, सबसे पहले उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद दोस्तों 18, उसके बाद 19, ऐसे ही करके दोस्तों 22/2/2025 तक जितना है उस सभी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, 27 फरवरी 2025 को जो मंडे को टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क का संबंध किस गुट से था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हैदराबाद के संस्थापक के तौर पर निजाम उल मुल्क थे, जाना जाते हैं, और इनका दोस्तों जो संबंध था वह तुरानी गुट से था। तुरानी गुट सा याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो बुल्लू से है वो आपका क्वेश्चन है, और जो रेड पेन से लिखा हुआ है दोस्तों वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क ने एक हिंदू को अपना दीवान नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम दोस्तों पूरनचंद था, पूरनचंद याद रखना है। और निजाम उल मुल्क कौन थे दोस्तों, तो हैदराबाद के संस्थापक थे। हैदराबाद के संस्थापक जिनका संबंध दोस्तों तुरानी गुट से था, और इन्होंने अपना एक हिंदू दीवान नियुक्त किया था जिनका नाम था दोस्तों पूरनचंद। यहाँ से दोस्तों 4 बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। क्वेश्चन 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक के नवाब शहादत उल्लाह खान ने दिल्ली से स्वतंत्र होकर अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो बताइए दोस्तों, यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो यह अपनी राजधानी दोस्तों अर्काट में, अपनी राजधानी अर्काट में बनाया था। कर्नाटक के जो नवाब थे शहादत उल्लाह, या दोस्तों दिल्ली से स्वतंत्र होकर अपनी राजधानी अर्काट में बनाए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने षड्यंत्रकारी पत्रकार का आरोप लगाकर कर्नाटक पर अधिकार कर लिया था। क्या दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों, और लॉर्ड वेलेस्ली से बात यहाँ पे याद रखना है कि यह स्वयं को बंगाल का शेर कहे थे, खुद के दोस्तों बंगाल के शेर कहे थे लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुर्शीद कुली खां के शासनकाल के दौरान कुल 3 विद्रोह हुआ था, तो इसमें दूसरा विद्रोह किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, मुर्शीद कुली खां के शासन के दौरान याद रखना है टोटल 3 विद्रोह हुआ था, और ये जो दूसरा विद्रोह था दोस्तों यह सुजात खान के द्वारा किया गया था, सुजात खां के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुर्शीद कुली खां ने ठेके पर भू राजस्व वसूली की कौन सी नई प्रणाली शुरू किया था। क्या दोस्तों, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा, मुर्शीद कुली खां के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां ने किस नवाब को हराकर बंगाल का नवाब का पद हड़प लिया था। तो यह दोस्तों सरफराज खां, सरफराज खां। देखिए 1740 का दोस्तों जो गिरिया का युद्ध होता है अलवर्दी खां और सरफराज खां के द्वारा, अलवर्दी खां और सरफराज खां के द्वारा। और सरफराज खां के दोस्तों इस युद्ध में हार गए थे, याद रखिएगा, इस युद्ध में हार गए थे। नेक्स्ट है कि मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलवर्दी खां ने किस सेना नायक से 1751 में संधि किया था। तो सेना नायक का नाम था दोस्तों राघोजी राव, राघोजी राव, याद रखिएगा, राघोजी राव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि अवध के किस शासक ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। देखिए दोस्तों 1723 ईस्वी में, 1723 ईस्वी में जो नया राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ था वह दोस्तों शहादत खां के द्वारा, शहादत खां के द्वारा, और यह दोस्तों अवध के शासक थे शहादत खां। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवध में किस शासक के समय लखनवी तहजीब विकसित हुआ है। तो लखनवी जो तहजीब विकसित हुआ दोस्तों वह सफदरगंज के समय, सफदरगंज के समय, याद रखिएगा, किसके समय, तो सफदरगंज के समय। नेक्स्ट है कि अवध के किस शासक ने लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। तो लखनऊ में दोस्तों जो बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया था वह आसफ उल्लाह खां के द्वारा, आसफ उल्लाह खां के द्वारा, याद रखिएगा, आसफ उल्लाह खां। नेक्स्ट पाते हैं कि डिंडूगल के
फौजदार के रूप में हैदर अली ने किसकी सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो दोस्तों फ्रांसीसी के सहायता से, तो दोस्तों याद रखना है कि हैदर अली के द्वारा डिंडुगुल में दोस्तों एक शस्त्रागार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि केरल के किस राजा ने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का संगठन किया था? तो दोस्तों मार्तंड वर्मा थे दोस्तों, जो कि केरल के राजा थे और इन्होंने ही यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का संगठन किए थे, मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट है कि 1781 के किस युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो हैदर अली दोस्तों याद रखना है पोर्टोनोवा के युद्ध में, जो कि 1781 में हुआ था और इसमें दोस्तों हैदर अली जो थे यह अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम शासक कौन था जो कि आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था? तो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था दोस्तों यह टीपू सुल्तान याद रखिएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है दोस्तों कि टीपू सुल्तान जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर किस भू व्यवस्था को अपनाया था? तो दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था को याद रखना है। टीपू सुल्तान के द्वारा जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर दोस्तों रैयतवारी प्रथा जो था इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि रुहेलखंड ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रुहेलखंड के द्वारा दोस्तों जो पहली राजधानी बनाया गया था वह बरेली में बनाया गया था, बरेली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था? तो दोस्तों गुरु अंगद देव जो थे यह लंगर प्रथा को अस्थायी बनाए थे। नंबर आपका 19 है कि किसके नेतृत्व में फैजलपुर के सिख कृषकों ने संगठित होकर दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया था? तो दल खालसा के रूप में दोस्तों जो अस्तित्व में आया था यह कपूर सिंह के नेतृत्व में, याद रखिएगा, कपूर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि सिखों ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए किस प्रथा को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों राखी प्रथा शुरू किया गया था, राखी प्रथा। नेक्स्ट है कि शिवाजी के बाद किन्हें मराठा राज का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो देखिए दोस्तों शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है कि बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक मृत्यु तक मराठे ने किन किन क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार कर लिया था? देखिए दोस्तों मालवा के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में, याद रखिएगा, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात है कि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्ष रूप से किसने वर्णन किया था? तो दोस्तों काशीराम पंडित। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रत्यक्ष रूप से काशीराम पंडित जी के द्वारा वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संधि के तहत माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया है? तब माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया था सालाबाई संधि के तहत, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है कि किस पेशवा की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा 1773 में कर दिया गया था? तो दोस्तों नारायण राव की हत्या दोस्तों इन्हीं के चाचा रघुनाथ राव जिनका नाम था 1773 में कर दिए थे, नारायण राव जी का। नेक्स्ट है कि अल्प वयस्क पेशवा माधव नारायण राव को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों बड़ा भाई परिषद दोस्तों इनका नाम ही था, जो अल्प वयस्क थे माधव नारायण राव और इनको दोस्तों संरक्षण प्रदान किए थे बड़ा भाई परिषद। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को क्या बनाया था? तो देखिए दोस्तों मुगल सम्राट जो कि शाह आलम द्वितीय थे इनके द्वारा पेशवा को नायब ए गुणनायक दोस्तों की संज्ञा दिया गया था, नायब ए गुणनायक की। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 के बाद किस मराठा सरदारों के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के पास चले गए थे? तो दोस्तों होलकर, सिंधिया और भोसले, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1851 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में दोस्तों जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो 17 तारीख का जो सेट हुआ था यह दोस्तों यहाँ पे आपका 17 तारीख का समाप्त हो गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ये आपको दोस्तों 18 फरवरी 2025 को जो हुआ है उसको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मास्टर वीडियो के तौर पर हम इसको देख रहे हैं और टोटल दोस्तों हम लोग इसको समाप्त कर देना है एक वीक का जो भी है। नेक्स्ट है कि किस विभाज्योत्की के फलस्वरूप पौधे की मोटाई बढ़ता है? तो देखिए दोस्तों पार्श्व विभाज्योत्की के दौरान दोस्तों जो कि पौधे की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है।
नेक्स्ट है कि किसकी अधिकता के कारण पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों वह लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो ऐसे दोस्तों सेलुलोज याद रखिएगा, सेलुलोज और लिग्निन भी याद रखना है, लिग्निन। नेक्स्ट पाते हैं कि फ्लोएम पोषवा 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वह दोस्तों कौन कौन सा है। तो याद रखना है चालनी नलिका, सह कोशिका और फिर फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक याद रखिएगा। और जाइलम भी दोस्तों, जाइलम भी 4 तत्वों से मिलकर बना है और फ्लोएम भी 4 तत्वों से। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधा के एपिडर्मिस में कौन सा जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनाता है जो जल हानि को रोकता है। तो दोस्तों क्यूटिन, क्यूटिन याद रखना है, क्यूटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूटिन। नेक्स्ट है कि कॉर्क में, एक सेकंड दोस्तों, कि कॉर्क में कौन सा रसायन होता है जिसके कारण कॉर्क से जल व गैस नहीं जा सकता है। तो सुबेरिन है, सुबेरिन नामक रसायन के कारण दोस्तों याद रखना है कि कॉर्क से जल और गैस नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कि किन क्षेत्र के पौधे में वार्षिक वलय नहीं बनता है। तो वार्षिक वलय दोस्तों समुद्री पौधा में, समुद्री पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनता है, याद रखिएगा, समुद्री पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि जंतुओं के अंगों के बाहरी भाग और आंतरिक भाग का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के द्वारा जंतु के दोस्तों जो बाहरी भाग होता है अंग का और आंतरिक भाग, इसका निर्माण दोस्तों उपकला ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारियों के शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो यह दोस्तों कान में, याद रखना है सेरुमिनस ग्रंथि आपसे पूछेगा दोस्तों कहाँ में पाया जाता है, तो कान में, स्तनधारियों के दोस्तों, कान में स्तनधारियों के। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस जंतु कोशिका में हिस्टामिन, हिपैटिन, सीरोटोजिन का स्राव होता है। तो देखिए मास्ट कोशिका, जो मास्ट कोशिका है दोस्तों जंतु कोशिका के, हिस्टामिन, हिपैटिन और सीरोटोजिन का स्राव करता है, याद रखिएगा। दोस्तों 10 है कि कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। आपको यहां से याद रख लेना है कि मांसपेशी को जो अस्थि जोड़ता है दोस्तों वह कांड्रा, जिसको इंग्लिश में लोग टेंडन भी कहते हैं, टेंडन याद रखना है। ऐसे इसको याद रखने के दोस्तों आप MAT याद रख सकते हैं, MAT, यानी कि मांसपेशी को अस्थि से दोस्तों कौन जोड़ता है, तो टेंडन। और टेंडन को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, तो कांड्रा, कांड्रा। नेक्स्ट है कि पेशी ऊतक में एक तरल पदार्थ भरा रहा है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों पेशी ऊतक में जो एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको दोस्तों सर्कोप्लाज्म कहते हैं, सर्कोप्लाज्म, सर्कोप्लाज्म। नेक्स्ट है कि स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान रचना होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो स्तनधारी वर्ग के जीव में जो अस्थि में अनेक नली समान की रचना होता है उसको दोस्तों हम लोग हैवर्सियन कहते हैं, हैवर्सियन याद रखिएगा, हैवर्सियन। नेक्स्ट है कि केरल का सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पोनानी नामक स्थान पर अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों याद रखना है भरतपुजा, भरतपुजा नदी है दोस्तों जो कि पोनानी नामक स्थान पर गिरती है अरब सागर में, याद रखना है। ऐसे दोस्तों केरल की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो पेरियार है, पेरियार। नेक्स्ट है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि भारत का दोस्तों 54वां तक किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश में, भारत का 54वां जो टाइगर रिजर्व है वह दोस्तों रानी दुर्गावती है और यह दोस्तों मध्य प्रदेश, वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक टाइगर कहाँ में पाया जाता है, तो वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट पाते हैं कि पीके थुंगन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पीके थुंगन समिति का दोस्तों स्थानीय स्वशासन या दोस्तों पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत, या इनको पीके थुंगन जो समिति है दोस्तों इनको स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट है कि तीसरे सत्याग्रही जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन बने थे। तो देखिए दोस्तों टोटल 3 सत्याग्रह बने थे। प्रथम दोस्तों विनोबा भावे बने थे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा दोस्तों ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त। यहाँ पे आपसे दोस्तों तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी है। तो दोस्तों 700, ये जो अनुमान लगाया गया दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या दोस्तों कितना है, तो 700 कुआं है, 700। नेक्स्ट है कि कोमोरोस जो कि अफ्रीका का दोस्तों है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो आपको मोरोनी में याद रखना है, मोरोनी है, मोरोनी, मोरोनी। नेक्स्ट पाते हैं कि इरामा तरम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो कंबन हो जाएंगे, कंबन। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए जाता है।
तो बिहार का दोस्तों एक चिरांद है, चिरांद जगह का नाम है, जहाँ पर दोस्तों हड्डी का उपकरण मिलता है। नेक्स्ट है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 1985 में, 1985 में सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि ढाका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि किसकी कमी के कारण मृदा अम्लीय हो जाता है? तो दोस्तों चूना की कमी के कारण, चूना के कमी के कारण दोस्तों मृदा का भाग जो है अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? या 1954 में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना आपसे पूछेगा तो 1954 में, 1954। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में पहला बजट ब्रिटिश काल में कब पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। कब दोस्तों? तो 1860 में पेश किया गया था, 1860 में। और यह दोस्तों जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1860 में, याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों ऐसे अक्सर एग्जाम में पूछता है बजट से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बजट से संबंधित यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का दोस्तों जो पहला बजट पेश किया था वह दोस्तों जॉन मथाई, जॉन मथाई। अगर दोस्तों कहेगा कि बजट शब्द कहां से आया है तो फ्रांस शब्द से, बजट दोस्तों फ्रांस से आया है, बजट जो शब्द है फ्रांस से। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र सॉरी कि भारत में, अच्छा आगे क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दिए। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के द्वारा भारत में सर्वाधिक बार दोस्तों बजट पेश किया गया है। और इन्होंने दोस्तों 10 बार बजट पेश किए थे, याद रखिएगा 10 बार। नेक्स्ट है कि भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला थे? तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। और यह 1969 में दोस्तों बजट पेश की थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में कब रेल बजट को आम बजट को एक साथ कर दिया गया था? तो रेल बजट को दोस्तों आम बजट के साथ मिला दिया गया था 2017-18 के बजट में। और यह दोस्तों विवेक देवराय समिति के तहत है, विवेक देवराय समिति के तहत, याद रखिएगा, विवेक देवराय समिति के तहत। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत का पहला बजट दोस्तों स्वतंत्रता के बाद कहेगा तो सष्णमुखम सेठी, सष्णमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था, सष्णमुखम सेठी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय और प्रांतीय राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा। संविधान में दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में। यहाँ पे दोस्तों आपका जो 18 तारीख का जो प्रैक्टिस सेट हुआ था वो भी दोस्तों यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो देखेंगे यह दोस्तों 19 फरवरी को जो हुआ है, इसमें भी दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन, देखिए प्रत्येक में दोस्तों जो होता है 30 क्वेश्चन दिया जाता है और 1 लाइनर के रूप में दिया जाता है। तब दोस्तों हम यहाँ पे 19 वाला देखेंगे कि 19 में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आए हैं टोटल। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन की संख्या आपका 30 ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला दोस्तों कि औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों 1934 में औपचारिक रूप से कहेगा। और यह दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत किया था? तो यह दोस्तों 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों सिफारिश प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा हेतु संपन्न चुनाव यानी कि जुलाई अगस्त 1946 में कृषक प्रजा पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों 1 सीट प्राप्त हुआ था, कुल 1 सीट, याद रखिएगा, कुल 1 सीट। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में बिहार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित महिला सदस्य कौन थे? तो बिहार निर्वाचित दोस्तों ये सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि संविधान सभा में संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों अपनाया गया है। और किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति, ध्यान देना दोस्तों कि प्रारूप समिति में
किनके मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमचारी आए थे? तो दोस्तों डीपी खेतान है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद दोस्तों टीटी कृष्णमचारी आए थे। और प्रारूप समिति में दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें दोस्तों एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है? तो दोस्तों हाथी को। संविधान सभा के द्वारा दोस्तों हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, हाथी को। कि संविधान सभा के बारे में पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों ऑस्टिन ग्रीनविले के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों बसंत कृष्ण वैद के द्वारा। बसंत कृष्ण वैद के द्वारा दोस्तों मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम था? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों बी.एन. राव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धन के बहिर्गमन के बारे में किसने 1872 ईस्वी में पुणे में व्याख्या दिया था दोस्तों? तो एम.जी. रनाडे के द्वारा 1872 में कहा दोस्तों। धन के बहिर्गमन के बारे में 1872 में कौन? तो एम.जी. रनाडे के द्वारा। और 67-68 में कौन दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन 1872 का रहा तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट है कि पंजाब में प्रथम विश्व युद्ध को किस नाम से पुकारा गया है? तो महान युद्ध दोस्तों। देखिए महान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों याद रखना महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम क्लोरीन, यानी कि CaCl2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2 हो जाएगा, CaCl2। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रकाश दोहरा स्वभाव दर्शाता है, और ये स्वभाव कौन कौन है? यह स्वभाव दोस्तों जो कि आपका है तरंग है, कण स्वभाव और तरंग स्वभाव दोस्तों और कण स्वभाव। नेक्स्ट है कि फेफड़े पर किसका आवरण होता है? तब पलूरुला झिल्ली को। फेफड़ा पर दोस्तों याद रखना है पलूरा झिल्ली दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होता है और ह्यूमरस का, याद रखिएगा। नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो जिम कॉर्बेट है, जो कि दोस्तों यह उत्तराखंड में है। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र पूछेगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तब बीटा कैरोटीन दोस्तों। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि जब लोकसभा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों यह बात बोला गया है कि लोकसभा संकल्प पारित कर देगा और राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य बनाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड यानी कि दोस्तों विश्व युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त को हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है कि मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा, यह थीम 2025 के साथ किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय मतदान दिवस दोस्तों हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो 2025 में मनाया गया है मतदान, उसका थीम था दोस्तों कि मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला कहेगा दोस्तों तो 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 8 मार्च को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला देखिए अभी बताया दोस्तों जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय महिला तो 13 फरवरी को। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को। ये 30 क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपका सेट जो 19 तारीख को हुआ था वो भी दोस्तों आपका समाप्त हुआ, यानी कि 17, 18, 19 को देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। के बाद दोस्तों
हम लोग देखने वाले 20 फरवरी 2025 है। 20 फरवरी 2025 को दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन है और प्रत्येक दोस्तों होमवर्क सीरीज में आपका 30 ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए पहला है कि किस युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों जुरासिक युग में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन युग के किस चट्टान से निर्मित है। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान से निर्मित है। आग्नेय चट्टान से याद रखना है, आग्नेय चट्टान से। नेक्स्ट बात है कि आर्कियन क्रम के चट्टान किससे निर्मित है। तो दोस्तों ग्रेनाइट से और नीस, ग्रेनाइट और नीस दोस्तों यह आर्कियन क्रम की चट्टान निर्मित है इससे। नेक्स्ट है कि कुरप्पा क्रम की चट्टान में सर्वाधिक भंडार किस खनिज का है। तो सर्वाधिक भंडार दोस्तों चूना पत्थर का हो जाएगा। सर्वाधिक भंडार किसका हो जाएगा, तो चूना पत्थर का याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि बिहार के सासाराम में किस चट्टान का निक्षेप है। तो विंध्यन क्रम का दोस्तों, विंध्यन क्रम का याद रखना है, विंध्यन क्रम का चट्टान। नेक्स्ट है कि भारत का 98% कोयला किस क्रम के चट्टान में मिलता है। तो दोस्तों गोंडवाना क्रम के चट्टान में, गोंडवाना क्रम के चट्टान में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के किस कल्प में हुआ था। तो क्रीटेशियस कल्प में दोस्तों, क्रीटेशियस कल्प में याद रखिएगा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आइजक और मोर्गन के द्वारा दिया गया था। वह है कि बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ है। तो देखिए दोस्तों बृहद हिमालय का निर्माण कहेगा तो इओसिन और ओलिगोसिन में, इओसिन और ओलिगोसिन में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस कल्प में। तो उत्तर विशाल क्या कहेगा दोस्तों, तो होलोसिन कल्प है, होलोसिन कल्प में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन 1939 में किस तिथि को किया था। तो दोस्तों 1 मई को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति किस प्रकार की राशि है। तो शक्ति दोस्तों यह आपका अदिश राशि है, शक्ति आपका अदिश राशि है, याद रखिएगा अदिश राशि। नेक्स्ट है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है सुक्रोज के जल अपघटन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अबुल हसन को जहांगीर ने किसकी उपाधि दिया था। तो अबुल हसन को दोस्तों जहांगीर की उपाधि नादिर उज जमान के द्वारा, नाजिर उज जमान की उपाधि दिया गया था, नाजिर उज जमान को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संथानम समिति का संबंध किसके स्थापना से है। तो यह दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जिसकी स्थापना 1964 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रेट की अधिकता में कौन बीमारी होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध जो कि 1839 से 42 तक चलता है और यह दोस्तों किसके बीच हुआ है। तो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ है, ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है कि हर्षवर्धन ने किसको पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया था। देखिए दोस्तों संसाक के द्वारा, संसाक जो था दोस्तों हर्षवर्धन से पराजित हो गया था, याद रखना है। और हर्षवर्धन ने संसाक को ही पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो द गोल्डन ईयर्स दोस्तों रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स कौन, रस्किन बॉन्ड याद रखना है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कोलकाता में है और यह दोस्तों 1861 में हुआ था, 1861 में। नेक्स्ट पाते हैं कि वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन कब हुआ है। तो दोस्तों 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स पर दोस्तों रामसर कन्वेंशन हुआ है 2 फरवरी 1971 को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को दोस्तों, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि बैसाख दिवस यानी कि बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 23 मई को बैसाख दिवस यानी कि बुद्ध पूर्णिमा दिवस दोस्तों 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद रखना है 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को और मनाया जाता है और इसकी घोषणा पहली बार दोस्तों 1972 में हुआ था। घोषणा कब हुआ था, तो 1972 में पर्यावरण दिवस मनाए जाने की। नेक्स्ट है कि बाल श्रम निषेध
दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जून को बाल श्रम निषेध 12 जून को, और फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों आपका 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को। और यहीं पे दोस्तों आपका सेट नंबर जो था आपका 19 तारीख को जो हुआ था 30 क्वेश्चन, उसको भी दोस्तों हम यहाँ पर समाप्त कर दिए। अब नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका है 21 फरवरी जो 2025 को सेट हुआ है, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों जो भी हम लोग सेट हुआ था वो टोटल सेट को हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो वाकई में दोस्तों अच्छा लग रहा होगा और एग्जाम की दृष्टि दोस्तों काफी हेल्पफुल सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर देखिए बढ़िया से और इसको दोस्तों याद कर लीजिए। 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लिया कीजिए। हाँ, इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोग को मांग रहता है, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कि प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो दोस्तों आर्थिक संवर्धन दर्शाता है, याद रखिएगा आर्थिक संवर्धन। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा है? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर दोस्तों सबसे कम रहा था, सबसे कम आर्थिक विकास दर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों आर्थिक विकास दर कहलाता है, आर्थिक विकास दर। नेक्स्ट है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रतिपादन दोस्तों मॉरिस के द्वारा, मॉरिस डी याद रखिएगा, मॉरिस डी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या दोस्तों महबूब उल हक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक दोस्तों महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। और अभी दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान है 134वां इसमें है, याद रखिएगा 134वां। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यह मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था, मुद्रा कोष है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक को किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा, याद रखना है यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जीवन प्रतिष्ठा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रतिष्ठा कितना लिया गया है? तो देखिए दोस्तों अधिकतम वैसे 85 वर्ष है, लेकिन दोस्तों भारत में जो है अभी 66 वर्ष है। अधिकतम दोस्तों 85 वर्ष, लेकिन भारत में इसको भी दोस्तों याद रखना है 66 वर्ष है। यह हमें कभी दोस्तों घटते बढ़ते रहता है, तभी वर्तमान की जो है आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक होते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के जो 3 मुख्य घटक होते हैं, तो याद रखना दोस्तों प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट है कि आधारभूत आवश्यकताएं प्रत्यागम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। देखिए दोस्तों 3 होता है ना, प्रति व्यक्ति आय होता है, शिक्षा होता है, जो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तब प्रति व्यक्ति आय शिक्षा भी इसमें होता है। टोटल 3 ऐसे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूर्यसेन का संबंध किस शस्त्रागार कांड से था और उन्हें कब फांसी की सजा हुआ था? तो देखिए दोस्तों सूर्यसेन का जो संबंध है चटगांव शस्त्रागार से हुआ था, और इनको फांसी दोस्तों 1934 में दिया गया था, 1934 में। नेक्स्ट है कि पुस्तक कीर्ता जूर्नियम के लेखक कौन थे? तब पुस्तक कीर्ता जूर्नियम के लेखक दोस्तों भारवी थे, भारवी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन, देखिए प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा 20 अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग का व्यक्तीकरण का सिद्धांत प्रकाश के किस प्रकृति को पुष्टि करता है? तो तरंग प्रकृति को दोस्तों, तरंग प्रकृति को। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स किस प्रकार का पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों 70 सब यूनिट राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 7वीं अनुसूची में राज्य सूची से 5 विषय को उठाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखना दोस्तों कौन कौन सा विषय था? तो वन था, शिक्षा था, माप तोल था, वन जीव, न्याय शासन था और पर्यावरण संवर्धन था। याद रखना है वन जीव, न्याय शासन और पर्यावरण संवर्धन। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावट। राजस्थान में दोस्तों जो शीत ऋतु में वर्षा होता है उसको मावट कहा जाता है, मावट, याद रखिएगा। तो आपका 18 है कि नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में शून्य काल की शुरुआत कब हुआ था?
तो भारत में दोस्तों शून्यकाल की शुरुआत 1962 में किया गया है, 1962 में, याद रखना है 1962 में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का जो 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो दोस्तों 1972 में पारित किया गया है, 1972 में। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस, तो याद रखना है दोस्तों 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस, तो यह दोस्तों 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस दोस्तों 26 जुलाई को याद रखिएगा। 25 है कि भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो दिवस मनाया जाता है, तो यह दोस्तों आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो यह दोस्तों 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो दोस्तों 14 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपका 14 अगस्त को याद रखिएगा, 14 अगस्त को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो आपको दोस्तों 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस आपको 27 सितंबर, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आपका यह सेट समाप्त होता है, क्यों समाप्त होता है दोस्तों, यह सेट इसलिए समाप्त होता है क्योंकि दोस्तों जो 22 तारीख को आपको शनिवार था, तो 22 तारीख को दोस्तों कोई सेट नहीं दिए थे, बल्कि वही जो सेट था दोस्तों टोटल सेट को रिवीजन करवाए थे, यानी कि दोस्तों आपको डिस्कशन करवाए थे। तो वही दोस्तों यहाँ पे आपको समाप्त हो गया, 22 तक जितना भी था टोटल समाप्त हो गया है। और इसके आगे से फिर दोस्तों जो अब सप्ताह भी वर्तमान में चल रहा है, इस सप्ताह का जितना भी रहेगा उसको भी दोस्तों एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। तो आपको दोस्तों संडे को वीडियो आएगा, क्योंकि शनिवार को दोस्तों करवाते हैं, तो आपको रविवार को उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको प्रतिदिन दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, जो एडिटोरिया का न्यू बुक आया है। यदि आप लोग दोस्तों नहीं उसको देख रहे हैं तो उसको भी दोस्तों प्रतिदिन सेट लगाइए। और कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाना है दोस्तों, तो आपको हम टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ दे देते हैं, फिर दोस्तों आप वीडियो से भी उसको डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों आप कोई भी आपका दोस्त साथी 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था में 21 फरवरी 2025 से न्यू बैच दोस्तों चालू हो गया है, पीटी मेंस और इंटरव्यू बैच, इसको नाम रखा गया है। तो एक बार दोस्तों अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए दोस्तों कहीं सोचना नहीं है, सभी दोस्तों यहाँ पे आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।